नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौटे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। सीएम साय ने कहा है कि पीएम से मुलाकात हुई है। तीसरी बार पीएम बनने पर मैंने मोदी जी को बधाई दी और मैंने इस बारे में चर्चा की है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कैसे काम कर रही है और हम नक्सलियों के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश बी तावड़कर ने सौजन्य से मुलाकात की। बता दें आपको कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया और राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने तावड़कर का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और योजनाओं की भी जानकारी दी। तावड़कर ने गोवा के विकास और विधानसभा की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। तो सीएम साय ने तावड़कर से मुलाकात की, गोवा के विकास और विधानसभा की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बता दें आपको कि दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में ये मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश बी तावड़कर से बातचीत की और मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श और चर्चा के लिए बैठे थे। राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही और सत्ता लोलुपता का प्रदर्शन करते हुए 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोपकर न केवल लोकतंत्र की हत्या की, लेकिन भारतीय संविधान का खुलेआम मखौल भी उड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र के उसी काले अध्याय से रूबरू कराते हुए आपातकाल का काला दिवस मनाकर संविधान और लोकतंत्र के नाम पर देश में पाखंडपूर्ण राजनीति कर रही है और कांग्रेस की इस कलंकित राजनीतिक चरित्र से परिचित कराने का बीड़ा उठाया है। साथ ही साव ने कहा है कि आज 50 साल बाद ये देश उस काले दिवस को न तो भूल पाया है और न ही भूल पाएगा। कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का काम किया है और आज भी कांग्रेस अपने इसी राजनीतिक चरित्र के साथ ही राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। कांग्रेस को न तो देश के संविधान पर भरोसा है और न ही देश की संवैधानिक संस्थाओं पर। सत्ता हासिल करने और उस पर काबिज रहने के लिए, अपने राजनीतिक सत्ता स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने हमेशा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उसे तोड़ने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग, आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। साव ने रायगढ़ कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अधिकार उन्हें दिए गए हैं, जिम्मेदारियों का स्वयं मूल्यांकन करते हुए कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करें। पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय निकायों में किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष रूप से ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि काम समय पर पूरे होते हैं तो इससे न केवल लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है बल्कि विभाग की छवि भी मजबूत होती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जिला धमतरी केंद्र क्रमांक 1500
20 महर्षि देवव्यास शासकीय महाविद्यालय भखारा में हुई गड़बड़ियों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा के अवसर देने की मांग की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा केंद्र महर्षि देवव्यास शासकीय महाविद्यालय भखारा धमतरी के परीक्षार्थी गणों को 1:30 विलंब से OMR शीट दी गई है और उन्हें अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया, जिसके कारण परीक्षार्थियों को OMR शीट पूर्ण करने का समय नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार OMR शीट क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसकी भी जांच की जाए। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर भी दिया जाए। एक जुलाई 2024 से पुराने आपराधिक कानूनों की जगह पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शामिल है। इन नए कानून की जानकारी देने के लिए राजनांदगांव नगर निगम सभागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव SDM अतुल विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने नए कानून के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि CRPC, IPC, साक्ष्य अधिनियम के पुराने कानून नए कानून से बदल जाएंगे। नए कानून के प्रावधान के तहत किस तरह से FIR की जाएगी, नए कानून में कौन सी धाराएं जुड़ी हुई है, कौन सी धाराएं हटाई गई है, इसकी जानकारी दी गई है। वहीं FIR के संबंध में भी बताया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने बताया है कि FIR विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिए किया जा सकता है। एक जुलाई से लागू होने जा रही हैं 3 नए कानून। बता दें आपको कि इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में नए कानून के संबंध में तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। SDM पुलिस अधीक्षक सहित कई नागरिक इसमें शामिल हुए और नए कानून के बारे में बताया गया। नए कानून के प्रावधान के तहत किस तरह से FIR की जाएगी, नए कानून में कौन सी धाराएं जुड़ी है, कौन सी धाराएं हटाई गई है, किसकी जानकारी कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी इसी कार्यशाला में दी गई। वहीं FIR के संबंध में बताया गया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने बताया है कि FIR विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिए किया जा सकता है। तो बता दें आपको कि SDM पुलिस अधीक्षक समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं 3 नए कानून और ऐसे में उससे पहले ही कार्यशाला का आयोजन किया गया। कानून के संबंध में जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से दी गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में संगठन बदलाव पर कहा है कि वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी इसी महीने आ रहे हैं। जो भी बैठक होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी के लीडर्स तय करेंगे कि उनके आधार पर फैसला होगा। बता दें कि दीपक बैज ने रायपुर दक्षिण का उपचुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पहले समीक्षा बैठक होगी, फिर तय करेंगे। दीपक बैज ने कहा है कि पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल को दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर चुने हैं और ऐसे में इस पर दीपक बैज ने कहा है कि देखिए, ये उनकी पार्टी का फैसला है और बीजेपी सहयोगी दलों को डराने का काम कर रही है। स्पीकर अपने सहयोगी दलों को देना चाहिए और इसलिए प्रधानमंत्री सहयोगी दलों को डराने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को पहली बार शिवपुरी पहुंचे और उनके स्वागत में जगह जगह पर टेंट लगाए गए थे। जगह जगह लोगों ने सिंधिया का स्वागत किया, तो वहीं कुछ लोगों ने क्रेन की मदद से 50 फीट लंबी माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद जैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर पहुंचे और जब वो जनता का हाथ उठाकर आभार जता रहे थे, तभी आंधी और बारिश से मुख्य कार्यक्रम के मंच का टेंट गिर गया। मंच पर सिंधिया भी मौजूद थे। टेंट गिरता देख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को बचाया और उसके बाद आपको बता दें कि वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पकड़कर पीछे किया और टेंट को संभाल लिया। इसके बाद सिंधिया सुरक्षित बाहर निकलकर वाहन से निकल गए। इसके बाद क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करवा दी गई, जिससे कि कहीं कोई करंट न फैले। स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मामले में करीब 76 अधिकारी कर्मचारी जांच के घेरे में आ गए हैं। जिला अस्पताल के सीएमएचओ कार्यालय में 5 वर्षों में हुए करीब 4.26 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों पर जल्द जांच के बाद प्रकरण दर्ज होगा। हालांकि सभी से रुपयों की रिकवरी की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों भ्रष्टाचार के मामले में संभागीय कार्यालय कोष उज्जैन ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी। पिछले 1.5 सप्ताह से इस विषय को लेकर कलेक्टर बारीकी से जांच कर रहे हैं। किन किन लोगों के खाते में राशि डाली गई है, विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस भ्रष्टाचार के मामले में इतने अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। मामले में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में अनियमित भुगतान का मामला आया था सामने और जिसमें 4.26 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान जांच में पाया गया था। उसमें 76 के आसपास इनलीगल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। अभी हमारा लक्ष्य है कि इसमें अधिक से अधिक वसूली हो सके। लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास वसूली हो चुकी है। जांच जारी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर के चमोली की बाड़ी में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर इंदौर रायपुर की 5 युवतियों के साथ 7 युवक पकड़े हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को शाम चमेली की बाड़ी में दबिश दी। यहां पर एक मकान में जांच में 5 युवतियां और 7 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले। सभी आरोपितों को कोतवाली लाया गया, जहां जांच की जा रही है। बता दें कि जानकारी के अनुसार आए दिन युवतियों का मकान में आना जाना होता था। इसके चलते लोगों ने मकान मालिक को शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंगलवार को कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में बड़े लोग जुड़े हुए हैं। मोबाइल नंबर्स की जांच की जा रही है। शिवपुरी जिले के खनिया थाने में व्यापारी धर्मेंद्र सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी राहुल केवट व्यापारी धर्मेंद्र सोनी के सिर में गोली मारते हुए नजर आ रहा है। आरोपी राहुल केवट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झांसी जिले में दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में तैयार होते समय गोली मारने वाले सिरफिरे प्रेमी ने एमपी के मुरैना में आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से ही झांसी पुलिस आरोपी की तलाश में थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बना दी गई थी। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पहले मृतक दीपक अहिरवार ने झांसी के ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर दुल्हन काजल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए 150 किलोमीटर दूरी तय कर मुरैना पहुंच गया। बता दें कि जिसके बाद युवक ने रेलवे स्टेशन के पास ही काशीबाई धर्मशाला में कमरा ले लिया और वहां पर रुक गया। कमरे में आत्महत्या कर ली।
बताया भी जा रहा है कि मृतक मध्य प्रदेश के दतिया जिले का रहने वाला है और अपनी प्रेमिका काजल की शादी किसी और से होने के कारण बेहद नाराज था, जिस कारण उसने 2 दिन पहले ही झांसी की ब्यूटी पार्लर में सज रही दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर मोतिहारी से है, जहां पर बिहार में नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा मामला सामने उजागर हुआ है। मोतिहारी में ग्रामीण डाक सेवा बहाली के दौरान कई मुन्ना भाई चिन्हित हुए हैं। वर्ष 2023 में ग्रामीण डाक सेवा के लिए मोतिहारी में वैकेंसी निकली थी। वैकेंसी निकलने के बाद कई बेरोजगार युवक युवतियों ने अपने बेहतर भविष्य के लिए नौकरी की और उम्मीद में ऑनलाइन अप्लाई भी किया था, पर यहाँ पर भी मुन्ना भाई का जलवा बरकरार रहा। ज्यादा मार्क्स के आधार पर चयन हो जाने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग के बाद जब सभी अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जांच में भेजा गया तो करीब 19 फर्जी अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया और अभी 10 लोगों के सर्टिफिकेट का जांच होकर आना बाकी है। दरअसल ग्रामीण डाक सेवा की बहाली मार्क्स बेसिस पर होती है, जिसका ज्यादा मार्क्स उससे ग्रामीण सेवा और डाक सेवा बनाया जाता है। बता दें आपको कि बहाली माफिया इसी का फायदा उठाते हैं और बहाली के ठेके ले लेते हैं। फिर यही माफिया सिंडिकेट ज्यादा मार्क्स का फर्जी सर्टिफिकेट की व्यवस्था करते हैं और बहाली के इस खेल में कई बार कार्यालय की भी मिलीभगत होती रहती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।